हम मौर्य साम्राज्य के जो सबसे ज्यादा चर्चित शासक हैं उनके बारे में बात करते हैं, रूरल के बारे में। है अशोक। ठीक है, लिखो अशोक। तो एच जी वेल्स एक हिस्टोरियन है, वो अशोक के बारे में लिखते हैं, राइट। वो अशोक के बारे में लिखते हैं कि amidst the tens and thousands of the name of monarchs that crowd the columns of history, the name of Ashoka shines and shines almost alone a star. तो कई बार हम ये बेसिकली दिस इज नोन एज मेटाफर, इसको हम लोग अतिशयोक्ति या बहुत बड़ी बात कहने का तरीका होता है मेटाफर। तो कहते हैं कि जब हजारों लाखों लोगों का, राजाओं का जब नाम लिखा जाएगा तो उस भीड़ में अशोक का नाम जो है वो ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा। ये इन्होंने एक लाइन बोली थी। ये किसके लिए बोला गया है? अशोक के लिए। और किसने बोला है? एच जी वेल्स ने बोला है। ठीक है, कि ये इसको सबसे महानतम राजा के रूप में इन्होंने वर्णन इसका जो है किया है, राइट। अशोक ने, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ वो धम्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, धम्म। तो अशोक के धम्म को लेकर बहुत से कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसे धर्म का पाली रूप मानते हैं। पाली किसकी भाषा है? बौद्ध की भाषा है। लेकिन अशोक का धम्म, अशोक ने मुख्यतः जो कार्य किए हैं वो प्रशासन में बहुत ज्यादा काम किए हैं, राइट। तो वो सारी चीजें बहुत, और लिखने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। आप जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो केवल लिखिए। नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए गए हैं, तो वो दो चीजें बार बार लिखने का मतलब नहीं है। कोर है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। जो जिसके हिंदी है वो हिंदी लिखे, और कहीं भी कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप लिख लीजिए। बाकी नोट्स में आपको डिटेल में ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। डिस्कशन ये होना चाहिए कि क्लास में अगर मैं 1 घंटे बोल रहा हूं तो 1 घंटे मेरा हर शब्द तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। द ओनली रूल, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ये हैबिट आपने सीख ली, आपके पूरी क्लासेस आपकी अपनी हो जाएंगी। द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में, और कोशिश करिए उसको लीनियर मत लिखिएगा। हमारा दिमाग इस स्ट्रक्चर को अपोज करता है। इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में आना चाहिए, और कम से कम शब्दों में। मतलब जो मैं लाइन पूरी बोल रहा हूं उसका एक कीवर्ड केवल आपके पास होना चाहिए। एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप निसंकोच मुझसे पूछो। ये बिगेस्ट स्किल है। इसको, ये अगर तुमने सीख लिया सो आपके पास यूपीएससी की क्लास का टेम्परामेंट आ जाएगा। ठीक है, ये अगर सीख लिया आपने तो ये आपकी क्लास आपकी हो जाएगी, एक्टिव लर्निंग में एंटर कर जाओगे। सो इसको बिल्कुल फोकस करके चलना है। कॉपी को हमेशा हॉरिजॉन्टल मेरी क्लास में रखना, जो डिस्कशन चल रहा है, जहां से जो चीज पकड़ में आ जाए वो रखो। जैसे अभी मैंने कहा कि अशोक का धम्म, इसको लेकर कंफ्यूजन है। सो यू शुड, बिकॉज इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यूपीएससी को लेकर बहुत एनालिटिकल रहता हूं, और ये जो बातें मैं कहता हूं इसके पीछे बहुत शोध होता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी मैं, परसों की बात है, मेरी एक मीटिंग थी, तो मीटिंग में मुझे मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, आधे घंटे। मैं बुक स्टोर चला गया, मेरी सबसे फेवरेट जगह अमृत बुक डिपो, वहाँ सीपी में कनाट प्लेस में सबसे बड़ा बुक डिपो। वो मुझे देखते बड़ा खुश हो जाता है कि आ गया ये, 20-25 हज़ार रुपए से कम की किताबें नहीं खरीदेगा। तो उसके 3-4 आदमी मेरे पीछे पीछे, ये आई ये आई ये आई ये आई, आप सर ये देख लो। और लिटरली फिर वहाँ से मैं कम से कम 12-13 किताबें खरीद के लेकर आया हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो नए नए रिसर्च आ रहे हैं, अभी आजकल नए नए चीज़ें जो लिखी जा रही हैं, तो मेरे से जो आपको डाटा मिलेगा वो बहुत अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही हैं बातें वो उससे आपको मिलेगा। और यूपीएससी में मेरा थोड़ा सा डेप्थ है अच्छी खासी, तो मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो उसको बहुत सीरियसली, ये या तो प्री मेंस या इंटरव्यू के अंदर, इसके बाहर मैं कोई बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो जहां मैंने अभी लाइन बोली आपको कि अशोक का धम्म को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, यू शुड राइट इन एट दिस फॉर्म, बिकॉज कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन है, बिकॉज यही फैशन है। तो कितनी सुंदर लाइन है, ये भी लिख लो। ये लिखना चाहिए बिकॉज ऑफ, कई बार अब तुम कहोगे क्यों लिखना चाहिए, हंसी मजाक की चीजें। इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इंटरव्यू को बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। अब समझो, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं लेकिन ये जरूरी है, कई बार ये बातें निकल कर आती। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डू यू लाइक, बिकॉज दे आर जजिंग यू। अच्छा, जैसे मान लो तुम एक आदमी के सामने गए, जरा ध्यान से समझना। भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या करेंगे जान के? रिश्तेदार लगते हैं आप हमारे। तो आपकी अगली इच्छा क्या होगी बात करने की?
ठीक। तो या अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं और फिर आपने पूछा, अरे बताइए तो भाई साहब, मेरा नाम में क्या रखा, शेक्सपियर ने कहा। उठाक मन करेगा कुछ चला के मारे, पहले हम इसका सर फूटे। एक आदमी हो गया। दूसरा, आपने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? पुलिस में कंप्लेंट करेगा क्या? अब आप उससे बात करोगे? उससे बात करोगे? और तीसरा, आपने किसी पूछा, अब वो आपको अवॉइड कर मैसेज कर, जबरदस्ती जबरदस्ती, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कंटाला आदमी, इसको कौन मैसेज करेगा? ये वो जो माता रानी को 11 मैसेज फॉरवर्ड करिए साईं, वो ये वही फॉरवर्ड करता रहता है, इसको कोई नहीं मैसेज करता है भाई। उसके बाद भी आपको ऐसा दिखाएगा, आई एम बिजी, ठीक है, ये वही इंसान है। सो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम जब एनएलपी में डील करते हैं तो किसी भी इंसान के 16 ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये बता रहा हूं, ये प्राचीन भारतीय विद्वान में इसको 16 रस कहते हैं, ठीक है। 16 रस होते हैं। रस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ रस? रस का मतलब होता है स्वाद। जैसे गन्ने का रस होता है, ठीक है, संतरे का, ऑरेंज का रस होता है, जूस। तो क्या कहता है, हमें उसका स्वाद पता चलता है, होता है कि नहीं होता है? तो इंसान के व्यक्तित्व का स्वाद इन्हीं रसों से होता है। 16 रस होते हैं हमारी बातचीत में। कम्युनिकेशन हैज अ बिग साइंस। कभी फुर्सत मिलेगी तो हम इसमें घुसेंगे। तो मैं तुम्हें अभी से उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं कि आपके अंदर वो रस होने चाहिए। इसी में रस है हास्य, ठीक है। आप देखिए कि अब कभी आप किसी ऐसे आदमी से बात करो जो बड़ा हंसमुख सा है, ठीक है, आपको खुद अच्छा लगेगा बात करना, जैसे, और एंथुजियास्टिक है, उत्साह के साथ है। आपने कहा, भाई साहब कैसे हैं? अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, आपका नाम पूछा, ठीक है, तो आपको भी क्या लगेगा कि अच्छा लग रहा है। आपने भी खुद देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो क्या है, ये हमारे हास्य का एक हमारे जीवन का पार्ट है। उत्साह, हास्य, ये सब हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, रसों में होता है। सो इट शुड बी इन अवर पर्सनैलिटी। आप सडनली चेंज नहीं कर सकते, वहां पे जो हो वो आ जाएगा, वो 1-2 लाइन में अपने आप पकड़ में आ जाएगा तुम्हारा। सो तुम्हें यहां पे क्या करना है, तुम्हें बहुत ध्यान से ये चीजों को अपने अंदर डेवलप कर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। बिकॉज ये बिल्ड होता है धीरे धीरे। इट इज नॉट मेड, इट बिल्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड एंड बिल्ट? बिल्ड डेवलप होता है, ठीक है, इज डेवलपिंग, इज ऑर्गेनिक प्रोसेस। ये डेवलप होता है। आज आप कुछ करते हो, बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर उसको बनाते हो, फिर आप उसका बेस तैयार करते हो। इट्स बिल्ड। जैसे मकान क्या होता है? बिल्ट होता है। तो आप मेड का मतलब क्या हुआ? बनाया, ओवन में डाला, शाम तक सूख गया, बिल्डिंग तैयार। ऐसे बनती है। बहुत जल्दबाजी में बनाओगे, पता चला सारी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो क्या होता है, पहले नींव बनती है, सूखने का इंतजार किया जाता है, पानी से तराई की जाती है, मजबूत होता है सीमेंट। फिर एक दिन में आपने देखा होगा दीवार की एक पर्टिकुलर ऊंचाई, अगर किसी ने घर वर बनवाया होगा, ऐसा नहीं होता रातों रात कोई काम 2000 मजदूर लाते हैं, आज सुबह तक खत्म कर दे। आज बनाया, कल सुबह सारी ढह जाएगी। तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। सो अगर जो तुमने बनाया, अगर वो मजबूत नहीं है, सो तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं हो सकती। जैसे मान लो आज तुमने जो पढ़ा, अगर तुम्हारे दिमाग में एंशिएंट हिस्ट्री कब खत्म होगी यार, मेडाइवल कब खत्म होगी यार, तुम्हारा कंसर्न ही नहीं है ये सब। और ऐसे स्टूडेंट कभी सेलेक्ट होते भी नहीं है, ये भी बात लिख लो। तो जो आदमी अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड रखता होगा, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है। मेरा एनालिटिकल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो मैं तो हजारों स्टूडेंट से मिलता जुलता रहता हूं। तो सिंपल सा फंड है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है, आज मुझे जो पढ़ा दिया गया है, ये मेरी पकड़ में आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल मकान बनाने वाला है। ये एक जो मिस्त्री होता है उसको भी बात पता है। किसी दिन पूछना, जैसे मान लो आप गए, ज्यादा ज्ञान बघा रहे कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, और मिस्त्री अनपढ़ है, तो उसे बोलना वाई हम 12 फीट क्यों नहीं उठा देता है रात भर में, ठीक है। तो एक बार तुम्हें ऐसे देखेगा, बोले क्या करो तो बाबू, मैं इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, हाँ, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। बोले वही करो, ठीक है, हमारा काम ना करो, नहीं तुम जान ले लोगे। उमा जान जाए, डर नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो बस ऐसी बात करेगा वो आपसे, सेम। क्यों? तुम्हारा काम है, आज की क्लास जितने भी टीचर ने पढ़ाया, जो आज के टास्क है, बस वो स्ट्रांग हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो कल जो कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, मान लो कल मैं पोस्ट मौर्यन के बारे में बात करूंगा, मौर्य तुम्हारा हिल रहा है, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, और उससे पहले का जो प्री मौर्यन टाइम था, वो पहले से तुम्हारा अब तक गायब होने लगा, ईंटें लोग चुरा के लेके चले गए।
पता ही नहीं चल रहा कौन सा शिशुनाग वंश, कौन हरण्यक वंश, सब गायब हो गया। तो उससे पहले अब तुम्हारा इतिहास जो होगा वो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का होगा, तुम्हारी हिस्ट्री बिल्कुल अलग होगी। So once upon a time there was a India ruled by the Ghananand, killed by the Chandragupta, and गांधी जी ने सुधारा। ठीक है, सीधे यही काम करोगे तो तुम्हारा क्या पता ही नहीं चल रहा क्या आप बना क्या रहे हो। तो बिल्डिंग आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब तुम्हारा डे टू डे बेस, तुम्हारी लाइफ केवल एक दिन की है। जिस स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी को सिर्फ एक दिन में मान लिया, यूपीएससी उसका है। और जिसने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया, एक दिन में मैं 4 पेज पढ़ता हूं, अच्छा 30 दिन में मेरे 120 पेज हुए, इस हिसाब से मैं इतनी बुक जो है इतने दिन में पढ़ लूंगा, बस समझ लेना उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। ये लाइफ इस तरह से नहीं चलती है। सो फोकस ऑन द टुडे एंड द सेकंड थिंग, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग। जैसे आप बात नहीं करते हैं, इसको सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होगा, आपको इरिटेट किया जाता है, इंटरव्यू में आपको कई बार फोर्स किया जाता है, तो आपको ये ट्रेड सीखना पड़ेगा। वहां आप बच नहीं पाओगे, वो बहुत दिग्गज होते हैं वो लोग जो बैठते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने आपके जैसे हजारों लोगों को देखा होता है, तो वहां वो खा जाएंगे उस पर। ठीक है, तो आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्लियर है। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि आप जैसे ये मैंने लाइनें जो बोली इनको लिखा करो, ये काम आ जाएंगी। कई बार जो है वो पंच लाइन की तरह काम आ जाएगा, अगर तुमने उनको हंसा दिया तो आप समझो आपने आइस ब्रेक कर लिया, क्योंकि जो उनकी और आपकी पोजीशन होती है वो शेर और मेमने वाली होती है। ठीक है, शेर, बिल्कुल यही रिलेशनशिप है इंटरव्यू बोर्ड का और आपका, और आपसे वो बड़े प्यार से कहते हैं पानी पियेंगे आप कंफर्टेबल हैं। जैसे शेर जो है नाश्ता करने से पहले मेमने से पूछ रहा है आर यू कंफर्टेबल। ठीक है, बिल्कुल वही हालत होती है, आपकी जान सूख रही है, आपको अपने दिल की आवाज तक सुनाई पड़ी, धड़ 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 यहां बज रहा है, और आपसे पूछ रहे हैं रिलैक्स, रिलैक्सिंग मैन, रिलैक्स। तो आप कहां से रिलैक्स हो पाएंगे? जिस कुर्सी पे बिठाया वो अगर चूंचाए जरा से भी कर गई तो आपकी तो और हालत खराब है। आप अंगारों की सीट पे बैठे हो, आपसे कह रहे हैं रिलैक्स रहो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो अपने सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, एक आते भौं तान दी, उसके बाद तो बचने के लिए जगह नहीं, पूरे कमरे में आप अकेले बैठे हुए हैं, बस खत्म हो जाती बात। वहां पता चलता है डर किसे कहते हैं। तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अभी आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं। तो मेरी हर बात को लिखने की कोशिश किया करो, बस इतना कर लिया बहुत है। अब his धम्म is so universal that it appeals to humanity even today। तो अशोक का जो धम्म था, कई लोग इसको कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। धम्म that was more human based। अब इसके पीछे कहानी यह है कि अशोक जो है कलिंग वॉर से पहले उसकी वीरता, या कई बार कलिंग वॉर में उसकी क्रुएलिटी यानी उसके जो है क्रूरता के बारे में बहुत बात होती है। लाखों लोगों का उसने जो है वो खून बहा दिया, कलिंग की धरती को लाल कर दिया, और सडनली फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, एंड देन ही मूव्स टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, कि जो है आगे चलकर उसने पशुवध पर भी रोक लगा दी। ठीक है, कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, तमाम तरह की जो है टीचिंग से अहिंसा की बात करने लगा, वो जिसने कलिंग को मार दिया। सो धम्म एक तरह का प्रशासनिक जो है वो एक ह्यूमैनिटी बेस था, मानवता का बेस था, जहां पर मानव कल्याण और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अशोक का धम्म काफी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है इस संसार के सभी चीजों पर लागू होने वाला। तो अगर प्राचीन भारतीय संस्कृति को तुम देखोगे तो हम जैसे बाहर के लोग क्या करते हैं, जैसे ये वेस्टर्न है, तो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, सनातन अलग है, जैन अलग है। तो ये मैंने कहा ना, इनके पास एक वर्ड है रिलीजन। ये नहीं जानते कि धर्म हमारा क्या है, एक सार्वजनिक पब्लिक एक इंटरेस्ट में चीज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम प्राचीन संस्कृतियों को देखोगे तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का। अब तो हर बच्चा जान गया होगा G20 में वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ये एक बहुत यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मींस परिवार है, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिवार है। कुटुंब का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुटुंब, इज इट रिलेटेड टू द ओनली ह्यूमंस? वसुधा, इस पृथ्वी पर केवल इंसान रहते हैं, ये पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं,
इसका मतलब इस संसार में जो भी चीजें, इवन तो मनुष्यों की बात करें तो रंग, रूप, नस्ल, भाषा, ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हर चीज में हम अलग हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम सभी विभिन्न पहचानों को क्या करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे। इट्स नॉट ओनली ह्यूमन, इट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो व्हाट अबाउट एनिमल्स, व्हाट अबाउट ट्रीज, व्हाट अबाउट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, वसुधा। इसीलिए हमने ये नहीं कहा कि मनुष्य, हमने मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की जगह हम कहते हैं वसुधैव मानव कुटुंबकम। हमने कहा कि समस्त प्राणी, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हम सबको अपना कुटुंब यानी परिवार मानते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुटुंब? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कुटुंब? यूपीएससी में नेवर कैजुअल, खास तौर पे भारत ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अभी भी कल मैं एयरपोर्ट से आ रहा था रात में, तो जनाब ये स्थिति हो गई थी कि वहां पे अभी भी G20 का इतना जबरदस्त जो है वो लगा हुआ था। मैं क्लास में बेटा, मैं क्लास में हूं। ठीक है, ठीक। तो कुटुंब का मतलब क्या होता है? और चारों तरफ अभी G20 के बोर्ड लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ा इवेंट है, तो यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी वाले जानते हो क्या तुमसे उम्मीद करते हैं? तुम ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो तुमसे वो ब्रह्मांड के नॉलेज के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो तुमसे बात करेंगे कि आर यू अवेयर। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चर्चा में चल रहा है, उसको लेकर तुम कितना अवेयर हो। तो मुझे सबसे पिछली सीट से कुछ जवाब चाहिए। कुटुंब का मतलब क्या होता है जनाब? आपसे हुडी, कुटुंब, फिलॉसफी ऑफ कुटुंब, तुम ही लोग हो सबसे पीछे। हाँ शुरू करो। समस्त अर्थ कुटुंब हो गया। नहीं, सबसे पीछे, सबसे पीछे। हाँ, और तो उसके लिए तो इक्वल वर्ड है ना हमारे यहां, समता। संस्कृत में कुटुंब नहीं कहा जाएगा, समता। विश्वजीत, हमारे ऑनलाइन में एक जवाब सही आया। हाँ कुटुंब, ये कई बार मेरे मुंह से ही सुना होगा तुमने, न्यूज़पेपर में सुना। वाई वी यूज कुटुंब वर्ड? कभी ध्यान दिया कुटुंब शब्द का प्रयोग क्या होता है? वाई कुटुंब? हाँ, थैंक यू बताने के लिए। तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? आई एम आस्किंग अबाउट द पर्पस। वो तुमसे पूछेंगे आशय क्या होता है। फिर वो मैंने कहा ना, समता है वो, इक्वलिटी। हाउ यू कैन बी इक्वल? तुम अपने परिवार में इक्वल हो? तुम अपने परिवार में इक्वल हो? ये प्रकृति समता के सिद्धांतों पर नहीं काम करती है। क्या तुम्हारे पिताजी के पास जो हक है वो तुम्हारे पास राइट्स हैं? जो तुम्हारे बड़े भाई के पास राइट्स हैं वो तुम्हारे पास हैं? तो कभी भी जो है कुटुंब का मतलब समानता हो ही नहीं। मतलब क्या करें, पिताजी जब सैलरी लेकर आए तो बराबर बराबर सबके सामने रख दें कि परिवार है, बराबरी होनी चाहिए, भैया ले लीजिए हमारी साली सैलरी 5 लोगों में बांट लीजिए। ऐसा करते हैं पिताजी? क्यों जाना पड़ता है आपको पिताजी के पास? क्योंकि वो घर के मुखिया हैं। तो जब बराबर हैं तो मुखिया कहां से हो गए? हाँ, हमारे चारों विद्वान। वर्षा जी, ज्ञान की थोड़ी वर्षा करें आप। आप बहुत पीछे की तरफ जा रही हैं समय में। हाँ, धूप ले रही हैं, जादू है। हैं? बताएं। जैसे हमारे अविनाश ने बोला है, सभी का एक छत के नीचे रहना, हो गया काम। अब इतनी बड़ी छत हम लाएं कहां से? एक लाइन नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग यार। परिवार में तुम्हारा झगड़ा वगड़ा नहीं होता है? हैं? सब लोग प्रेम से रहते हैं। तो वो पिटता कौन है मम्मी की चप्पल से? वो प्राणी कहां से आते हैं? हैं? और जिन परिवारों में पिटाई होती है उनमें प्रेम नहीं होता है। आज भी मेरी हिम्मत नहीं पिताजी फोन कर दें और मैं ना नुकुर कर दूं। आज भी मतलब अभी तक अब जाके मेरी बात 1 मिनट के ऊपर पहुंच पाई है इतने सालों में।
सेकेंड्स में होती है। हाँ हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ जी ठीक पापा, हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ती मेरी कि मैं बात कर लूं। तुम लोग अपने परिवार में थोड़ा सा, यही इसको बोलते हैं लॉजिकल माइंड। इसको प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, कोई किताब काम नहीं आने वाली तुम्हारी। यूपीएससी के लिए 50-60% इसी तरह के पेपर के लिए तैयार हो। यूपीएससी, मैं बार बार कहता हूं, किताब 40%, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी किताब पढ़ लो, सिर्फ 40% वो तुम्हें योगदान दे सकती। 60% इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, 60% इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन, 60% होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, 60% होता है अपने सराउंडिंग से सीखना। एंड यू आर, यहां टीचिंग नहीं हो रही है, लर्निंग। यू मस्ट बी पार्ट ऑफ द लर्निंग। परिवार में जो कुटुंब का मतलब होता है वो होता है एक दूसरे की देखभाल करना। द ओनली कोर वैल्यू ऑफ द फैमिली इज ऑल वाई वी क्रिएट फैमिली। वी ऑल आर द बायोलॉजिकल बीइंग। ठीक है, तो हम शादी विवाह संस्था में क्यों जाते हैं? मान लो हमारे माता पिता हैं, वो शादी की संस्था में गए होंगे, तब हम इस संसार में आए। फिर हमारा परिवार होता है, दादा दादी नाना नानी होते हैं, ये सारे संबंध क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं ना। एंड व्हाट वी डू, द होल वैल्यू ऑफ द फैमिली, क्या करते हैं हम? एक दूसरे की केयर ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? और मान लो आप मान लो विमल गुटखा खाते हुए पकड़े गए, तो पिताजी ने क्या किया? रख के कूट दिया, तो क्या कहेंगे? ही इज अ वेरी वायलेंट, हिंसक व्यक्ति है ये, समानता के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ आज नारेबाजी करता हूं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? बिकॉज उन्हें पता है अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से कि अगर आप गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है, कुछ दिन बाद आप कैंसर से मर जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? वो केयर करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको दंड दिया। तो जो एक्ट्स है उस पर बात नहीं करते। फैमिली इज ऑल अबाउट केयरिंग ईच अदर। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड फैमिली, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड कस्टम्स। क्या दो लोग बिना शादी के नहीं रह सकते अगर बालिग हैं? क्या वो सभी जो है वो बायोलॉजिकल काम नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकता है। बट जो उनकी संतान होगी वो किसके हिस्से में होगी? जैसे अमेरिका में होता है, जो लिव इन पार्टनर्स होते हैं, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो फिर बच्चा क्या करेगा? किसको केयर करेगा? किसके साथ जुड़ेगा? उसकी फैमिली वैल्यूज कौन कैरी करेगा? नोबडी नोज। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अ इंस्टीट्यूशन नेम फैमिली। तो कुटुंब का मतलब होता है समस्त, हम उस घर में रहते हैं, समस्त विरोधाभासों के। घर में बर्तन पटके जाते हैं, तुमने भी देखा होगा, जब तुम हार्मोनल चेंज हो रहे थे, तुम बड़े हो रहे थे, मम्मी इनका कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हैं, हर समय टोकती रहती है, इनका यही काम है। आप अपना अतीत याद करिए, है ना? पिताजी ने पूछ लिया, दादाजी ने पूछ लिया, हम जाएंगे, ठीक है, ऐसे हमेशा बोलते रहते। घर में सामान पटकना शुरू किया, खाने की थाली कितनी बार आपने पटकी होगी? हमने कहा जाओ, मैं सबसे ज्यादा मैं था इसमें, ये मेरा फेवरेट काम था। डांट पड़ी नहीं, मैं सबसे पहले उपवास पे चला जाता था, हम नहीं खाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पिताजी एक दिन पता नहीं ऑफिस से आया, मूड उनका था खराब, पता चला इसने खाना नहीं खाया, कुछ और खाना पड़ गया हमें। रख के पीटे गए हम। ठीक है, रख के मम्मी ने बोल दिया खाना नहीं खा रहा है, फेंक रहा खाना। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे सौतेले माँ बाप थे, बिकॉज दे केयर कि ये गुस्सा, ये जो है खाने का छोड़ना, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। सो इसीलिए हमने समाज में क्या किया? हमने दंड के प्रावधान भी रखे, और दंड भी अलग अलग। अगर आप अवयस्क हैं, 18 साल से कम है, तो आप जुवेनाइल कोर्ट जाते हैं, आपको फांसी नहीं होती है, आपको सुधार गृह भेजा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता। आप देखिए भारत के कानूनों को। और अगर आपने हीनियस क्राइम नहीं किया तो आपको अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो समाज, संसार का पूरा समाज इसी। तो फैमिली इज ऑल अबाउट केयरिंग ईच अदर। कुछ नया पता चला आज? इट्स नॉट अबाउट इक्वलिटी। सो सिंपल सी चीज है कि हम जिन शब्दों को ऐसे बहुत कैजुअली ले लेते हैं ना, यूपीएससी वाले उसी में आपकी खाल छीन लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है? सो केयर, अगर हम एक दूसरे की परवाह करने लगेंगे तो संसार की समस्याएं खत्म। तो क्यों भारत इस थॉट को लेकर आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल, तुम इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसको दोष दोगे? जैसे अमेरिका कहता है, जैसे ही कोई अभी COP21 की बात हुई, हाँ, सबसे पहले किसकी बात करेगा? अमेरिका और चाइना। जाके पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ। और भारत क्या कहेगा कि हिस्टोरिकली तुमने सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तुमने पैदा किया, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा, पैसा तुमने कमाया। अब ये बताओ, इस पूरे चक्कर में कि तेरा है मेरा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ? समझौता हुआ COP28 में? कोई
पेरिस से शुरू हुए थे, अभी तक एक समझौता नहीं कर पाए, क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। 2012 में एक समझौता किया, तो उसके बाद आज तक हम पृथ्वी को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति है, और कुछ दिन के अंदर हम निपट जाएंगे। वैज्ञानिक कह रहे हैं बस हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद थ्रेशोल्ड, एक वर्ड होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है अगर आपने वो क्रांतिक बिंदु, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, अगर एनवायरमेंट अपने थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो गया, ये नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा। यानी ये वापस तुम लाख, कल को सारी फैक्ट्रियां बंद कर देना, खूब ढेर सारे अपने माथे पे भी पेड़ लगा के घूमना, तो भी पृथ्वी को बचा नहीं पाओगे। नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा ये, यानी वापस नहीं लौटेगा। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड, यानी क्रांतिक बिंदु। कोई भी चीज जब अपने क्रांतिक बिंदु के पार चली जाती है तो अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेती है। द फेस चेंज आफ्टर द क्रिटिकल पॉइंट। तो पृथ्वी, पूरा इन्वायरमेंट अपना फेस चेंज कर लेगा। उसके बाद जो डिजास्टर शुरू होंगे उसको हम और आप अब रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स नॉट अबाउट यूएस और चाइना और इंडिया, इट्स अबाउट अर्थ। सो इन द सबसे बड़ा जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है पर्यावरण संरक्षण में, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में। बिकॉज किसकी गैस, ये नहीं क्लास में कोई छोड़ दे तो इधर उधर कौन था, हर आदमी एक दूसरे को क्या करता है, शक की नजर से देखता है, ब्लेम गेम शुरू कर। सेम पूरी इस समय तुम हंस रहे हो, ये पूरी दुनिया इसी तरह से काम कर रही है। नहीं होता जिसने सबसे पहले हल्ला मचाता है, कौन क्या खाया था बे, इस तरह से बातें करते ना क्लास में लोग। हंस रहे हो लेकिन ये सच्चाई है। अमेरिका, रशिया, जितनी वर्ल्ड बॉडीज हैं सब यही कर रहे हैं। हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी गैस है, ठीक है, ऐसे ही करते घूम रहे। अब ये जो मैंने बताया इसको याद रखना, क्योंकि देखो ये वाला एग्जांपल तो तुम्हें याद रहेगा, आप लोगों ने भी कई बार किया होगा या कई बार महसूस किया होगा इस चीज को। इन गर्म हवाओं से सबका पुराना नाता है। बट फॉर एग्जाम्पल, आप पूरी दुनिया के बारे में देखें, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, पूरी दुनिया को अगर सामने चार्ट में रखेंगे, पूरी दुनिया यही कर रही है। अमेरिका कह रहा है किसकी गैस है ये, और सबसे ज्यादा इसी ने छोड़ रखा है, सबसे ज्यादा दूषित किया है उसने पूरे उसको। अब वो कह रहा है मेरा क्या जा रहा है, और इस चक्कर में पृथ्वी क्या हो रही, तड़प रही है। ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, कार्बन सिंक खत्म हो रहे हैं, कोरल रीफ खत्म हो रही है। यूनाइटेड नेशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 2050 में कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे, यानी 54% हमारी ओशिनिक फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। नॉन रिवर्सिबल, कंकाल बनते चले जा रहे हैं, किसी को कोई होश नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो भारत को क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कुटुंब की जो बात है, कुटुंब का मतलब होता है केयरिंग ईच अदर। तो भारत ने क्या किया, आप देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें आंसर दे दे रहा हूं आज। अब मेरी कौन सी क्लास से क्या निकल जाए भगवान मालिक है, ठीक है। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे भारत ने, अभी आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा, COP28 में इकलौती ऐसी कंट्री जिसने पेरिस में, हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम अगले कुछ सालों के अंदर ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पालेंगे। भारत ने अपने टारगेट 2027 से पहले ही 11 साल पहले अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए, सारे लक्ष्य पूरे कर लिए। 2030 तक हमें करना, 2023 तक, 30 तक, हमने 11 साल पहले ही अपने रिन्यूएबल एनर्जी के सारे टारगेट पूरे कर लिए। और मजेदार बात है, भारत ने एक और बात कही कि हम नेट जीरो इमिशन की तरफ जा रहे हैं। भारत के ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला था। नेट जीरो इमिशन यानी हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, नेट जीरो इमिशन किसे कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स की पढ़ाई ऐसे ही होती है एक्चुअली में, कि शब्द पकड़ो और उसको घिस के खत्म कर दो। यूपीएससी तुम्हारा है, ये मत सोचो कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अब पता नहीं ज्योग्राफी पढ़ाने लगे। अरे मेरा क्वेश्चन होना चाहिए खत्म। यूपीएससी में तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। आईआईटी दिल्ली का टॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से टॉप कर जाता है, तो वो टॉपर कहलाता है। वो ही नहीं कहता हाँ मशीन पढ़े थे, कहां से ह्यूमैनिटी में चले, कोई नहीं पूछने वाला उससे, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला है। तो आपका रिजल्ट ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत से किसी ने कहा कि नेट जीरो इमिशन पे जाओ, भारत ने कहा स्वयं, बिकॉज हमारी कोर वैल्यूज क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कुटुंब में हम क्या करेंगे, कुछ जैसे आप, मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं, तो मम्मी डांटती भी हैं तो क्या करती, धीरे से रोटी लपेट के कुछ अचार तुम्हारे टिफिन में धीरे से डाल देती हैं कि जब गुस्सा शांत होगा तो ये खा लेगा। मम्मी ऐसा बदला नहीं लेती हैं कि जब तक हम 2 गाली बदले इसको 2 चप्पल नहीं मार लेंगे तब तक ना हम खाएंगे ना इसको खाने देंगे। इससे संसार नहीं चलता। तो आप देखिए माँ बाप क्या करते हैं, धीरे से लाकर, जैसे मान लो घर में लड़ाई हो गई, आप नया फोन चाहिए हमें, पिताजी से मार खाना वाना पटक दिया, तो उस समय पापा ने कहा कुछ नहीं मिलेगा,
लेकिन जब धीरे से वो लोग शांत होते हैं, बच्चा हमारा विद्रोही हो सकता है, तो धीरे से पिताजी अपने पीएफ तोड़वाते हैं, सेविंग का पैसा निकालते हैं और धीरे से तुम्हारे लिए मोबाइल लाकर खरीद देते हैं। जब तुम मोबाइल दुकान पे जाके है ये बड़ा अच्छा वाला है, ये वाला ले आओ, तो उनका बेचारे दिल धक 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 कर रहा होता है कि जेब में है कितना, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि मेरा बच्चा संतुष्ट रहे। सो कुटुंब का कॉन्सेप्ट ही होता है केयरिंग ईच अदर। तो भारत उसी रास्ते पर चल रहा है, नेट जीरो इमिशन के टारगेट बना लिए, कोई भी समझौता किए बिना। सबसे मजेदार बात है, एग्रीमेंट के बिना सेल्फ इंपोज किया उसने कि हम इस पृथ्वी का परिवार हैं, तो परिवार के सदस्य होने के नाते सेल्फ इंपोज किया है इसने, स्वयं के ऊपर लक्ष्य मार दिए, स्वयं के ऊपर। और भारत ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करना भी शुरू कर दिया है कि एटलीस्ट देखा देखी तमाम देश क्या करें, आगे बढ़ें। और मजेदार बात है, अमेरिका और तमाम जो दुनिया के विकसित देश हैं, दे क्यों नहीं हम सफल हो पाए, वो गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीटी नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तकनीक, उनके पास क्या तकनीकी है, उनके पास अच्छे सोलर सिस्टम है, उनके पास अच्छे जो है वो टेक्नोलॉजी है, उनके पास अच्छे जो है कार्बन रिसेप्टर्स हैं। तो गरीब देशों के पास इतना पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे सिस्टम लगा सके। लेकिन भारत ने कई अफ्रीकन देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, बिना इस भावना के कि हमारा इसमें नुकसान होगा नहीं। और अमेरिका क्या करता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रयोग करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये सब मेंस के क्वेश्चन है। तो वो क्या करता है, कुछ भी वो बनाएगा, मान लो उसने कुछ बनाया तो उसको क्या पेटेंट करा लेता है, और पेटेंट कराने का मतलब अब पूरी दुनिया में कोई भी इस्तेमाल करेगा, वो किसके सामने हाथ जोड़ेगा, अमेरिका के सामने। और भारत प्राचीन समय से जो भी ज्ञान पा रहा है वो कह रहा है ये मानवता की भलाई के लिए। कैसा तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पिताजी, भाई ऑब्वियस सी बात है तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है, अब वो तुम्हें कुछ बोले पापा होमवर्क करा दो, बोले 100 रुपया पर घंटे का लगेगा, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील कि मेरा जो ज्ञान है वो कॉपीराइटेड है, आप मेरे बेटे हो तो क्या हुआ, आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। सो यू फील डिस्कार्टेड ना, तो सेम थिंग इज देयर। तो यूएस ये कुटुंब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कुटुंब में क्या होता है, सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। और सभी की क्या होती है, पहला तो मैं आपको बता दिया, सभी का ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है, रोल डिफाइन, भूमिका निर्धारित होती है। जैसे माता पिता दोनों नौकरी पे चले गए, घर में छोटा बच्चा है, कौन ध्यान रखता है, दादा दादी, नाना नानी, होता है कि नहीं होता, कई परिवार में देखा होगा। या घर में और जो बुजुर्ग हैं कि तुम जाओ नौकरी करो क्योंकि घर में पैसा आना जरूरी है, हम इसका ध्यान रख लेंगे, हम नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना उत्तरदायित्व, अपना रोल उसको तय कर लिया। तो इसी तरह से हर देश ना तो पैसे वाला है, ना हर देश के पास टेक्नोलॉजी है। तो जो देश जिस तरह का कार्य कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे भारत ने अफ्रीकन देशों को अपने साथ कर लिया। अफ्रीका में बहुत बड़ा ऐसा भूभाग है जो बहुत ढेर सारे पेड़ लगा सकता है, राइट, या भूमि संरक्षण कर सकता है, लैंड रिस्टोरेशन कर सकता है। तो अगर हम ढेर सारे पेड़ लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ को, व्हाट डू यू मीन बाय ट्री, इट इज नोन एज कार्बन सिंक। पेड़ों को क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक। ये क्वेश्चन है 2017 का, तो कार्बन सिंक बोलते हैं। तो कार्बन सिंक का मतलब कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो यही तो हमें चाहिए। तो सबकी भूमिका तय होनी चाहिए। अब आप, अमेरिका कहता है, हाँ क्या हुआ पेरिस में लफड़ा, क्या हुआ पेरिस में लफड़ा हुआ कि हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, ठीक है, क्लाइमेट निधि बनाएंगे। तो बोला गया कि आप अमेरिका हैं, पर कैपिटा इनकम आपकी ज्यादा है, आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन करो। ब्रिटेन वालों से बोला गया, और जो गरीब देश हैं वो कम कंट्रीब्यूशन करेंगे या उससे वो लाभ लेंगे न। इन्होंने कहा कि हम, जो इन्होंने कहा समता, समता, जैसे मान लो तुम्हारा पूरा परिवार कहीं घूमने जाए कि ये छुट्टियां मनाएंगे, और वहां पहुंच के पापा कहें सब लोग कंट्री करो कैसा लगेगा तुम्हें,
पहले बोले चलो पिकनिक मनाएंगे, चलो चलेंगे शिमला, चलेंगे मनाली, चलेंगे, गाड़ी वाड़ी बुक हो गई, आप एकदम मार बैट वैट लेके टोपी ओपी लेके अब मनाली जा रहे घूमने। और जैसे मनाली पहुंचे गाड़ी से उतरे, पापा ने कहा सब लोग कॉन्ट्री करेंगे बराबर बराबर। 30,000 रुपया खर्चा हुआ है। अब सोचो तुम्हारे हिस्से में मान लो 8,000 9,000 रुपया आ गया, कहां से लाके दोगे? वो लोग शिमला घूम रहे होगे, तुम बर्तन भांडे मांज रहे होगे। तो ये समता है नहीं। तो सेम यही काम अमेरिका कर रहा है, विकसित देश कर रहे हैं कि हम अमीर गरीब नहीं करेंगे, सबको बराबर देना पड़ेगा। सो परिवार में सबकी भूमिका, इसीलिए भारत आने वाले टाइम में तुम देखना एक नया ये पूरा जो क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज हो रहा है, भारत की भूमिका अग्रणी होगी, विश्व गुरु हम बन जाएंगे इसी में, ठीक है, हम वी विल कन्वर्ट एज अ विश्व गुरु, राइट। तो ये आज का ये जो हमने सीखा कुटुंब का कॉन्सेप्ट, तो कुटुंब में हमने दो चीज सीखी, एक सबका उत्तरदायित्व होता है और दूसरा सबकी भूमिका तय होती है। आप सबको बराबर भूमिका नहीं दे सकते हो। दादी नानी बूढ़ी हो गई, अब उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग नौकरी करो, हम बच्चों को हम पाल लेते हैं। तो अपनी क्षमता के, अब भाई उनका लगाव भी होता है, भाई अपने नाती पोतों से उनका क्या होता है, लगाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, उनका भी बुढ़ापा कट जाता है और बच्चे भी अच्छे संस्कार पा जाते हैं, माता पिता नौकरी पे भी चले जाते हैं बिना इस डर से। राइट और रॉन्ग? तो अगर हम परिवार जो शब्द है, कुटुंब शब्द है, ये दो काम कर लें, एक दूसरे का हम ख्याल रख लें और हम एक दूसरे की भूमिका तय कर दें उनकी क्षमता के हिसाब से। और नहीं तो वही होगा, तुम जाओगे तो पिताजी ने प्रोग्राम बनाया शिमला घूमने का, और जैसे उतरोगे पापा बोले कॉन्ट्री करो, गाड़ी वाले 10,000 रुपया देना, सब लोग 2,500 रुपया जेब से निकालो, ठीक है। अब तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हो गई, तुम तो ये सोचे थे यहाँ ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, पिताजी तो कपड़ा बिकवा देंगे, बड़ी समस्या हो गई है। तो ये नहीं होता ना परिवारों में। यही है वर्ड पॉलिटिक्स जो आने वाले समय में भारत को एनवायरमेंटल लीडर बनाएगी, ठीक है। यही हमारी कोर वैल्यू है, ये पूरे देश को समझाया जाना है। अब समझ में आया? ये शब्द हम जो कैजुअली यूज कर रहे थे वो समता, परिवार, ये नहीं है। अगर आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यूपीएससी में तुमने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज तुमने टच कर लिए। और क्यों तीसरा क्वेश्चन टच किया, क्यों भारत जो है वो एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक सेगमेंट में वो विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमें अपनी कोर वैल्यूज को समझना पड़ेगा, हम भारतीयों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं। सो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अशोक की बात करें तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली हमारे फंडामेंटल रूट्स हैं, वो हमारा रिलीजन नहीं है। अशोक ने जो यूनिवर्सल धम्म का कॉन्सेप्ट दिया वो हमारी कोर वैल्यूज में है। सो यू कांट फाइट कि ये हिंदू धर्म का, ये बौद्ध धर्म का है, ये भारतीय संस्कृति का है। हम जिस दिन ये समझ पाएंगे कि जो सबसे सुप्रीम चीज है वो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये समस्त पंथों को अपने अंदर समेटे हुए। पंथ हमारे लिए क्या है? व्यक्तिगत जीवन जीने का तरीका है, व्यक्तिगत आचार व्यवहार, यानी पर्सनल, आप कैसे क्या करते हो आप जानो यार, हम सही और गलत की बात नहीं करते हैं। तो भारतीय संस्कृति और पंथ का अंतर हमें करना सीखना पड़ेगा। तो अशोक का धर्म क्या था? यूनिवर्सल था। और भारतीय संस्कृति कैसी है? यूनिवर्सल ही है, ठीक है। हिज बेनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कोर था उसका प्रशासन था, ठीक है। और प्रशासन को लेकर जो हमें अभिलेख मिलते हैं वो हमें यहां से देखने को मिलते हैं। फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन इवन आफ्टर हिज विक्ट्री इन द वॉर, ठीक है। तो अच्छा, इसको जो लेफ्ट हिस्टोरियन है वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि अशोक महान तब बना जब उसने अहिंसा के सिद्धांतों को पालन कर लिया। और पश्चिम भी इसी पे बात करता है। और लेफ्ट वाले भी क्या होता है, सभी अगर राजाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा महान किसको पता है? तुमने बचपन से किसका नाम सुना है? अशोक महान। और मुझे बताओ मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ? ये हम भारतीयों को ये चीज समझना चाहिए कि इसने कहा कि नॉन एग्रेशन, कि वॉर में जीतने के बाद इसने तलवार रख दी और ये शांति का परिचायक होगा। पूरी दुनिया में हमें ये जो है पढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ताकतवर राजा का धर्म जो होता है, राजा कभी अपनी तलवार नहीं रख सकता। मैंने इससे पहले भी क्लास में डिस्कशन किया था, एक वर्ड होता है राजदंड। जैसे अभी आपने देखा कि नई संसद में सेंगल की स्थापना हुई, राजदंड है। राजा क्या है? दंडाधिकारी है। अगर दंडाधिकारी, दैट मींस वन हु पनिश, वन हु जो है वो एस्टैब्लिश लॉ। अगर दंडाधिकारी दंड नहीं देगा तो अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। क्या करेंगे अपराधी? निरंकुश हो जाएंगे। और निरंकुश अपराधी क्या करेंगे? समाज में
अर्थव्यवस्था जो है अस्तव्यस्तता फैला देंगे। तो अशोक को यह महान कहा गया कि देखिए वो अहिंसा का परिचायक हो गया लेकिन भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा गया कि राजा के हाथ से दंड नहीं गिरना चाहिए। राजा की तुलना हमेशा भारत में सिंह से की गई है, तुमने नोटिस किया होगा। और सिंह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में भी तुमने देखा होगा, सिंह है। तो उसमें देखिए हमारे जो लेफ्टिस्ट लीडर्स हैं, जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने 4 सिंहों की स्थापना की थी तो कहने लगे शेर बहुत भयानक लग रहा है, इसके दांत ज्यादा नुकीले हो गए पहले वाले से, पहला वाला जो था वो बड़ा मुलायम सा था। अरे शेर कहां से मुलायम हो गया भाई, शेर हिंसक है, शेर शक्ति का प्रतीक है। हमने अपने राष्ट्र को शक्ति के प्रतीक के रूप में रखा, पता नहीं ये देश को क्या चाहते हैं कि शेर जो है वो नेल पॉलिश लगाते हो ऐसे करता हुआ निकले, हाउस माय टीथ ऐसे दिखाता हुआ चले। ये शेर को भी पता नहीं क्या चाहते हैं। अरे शेर नुकीले दांत ही रखता है, शेर शक्ति का प्रतीक है। तो भारत से क्या, इन्होंने भारत से भी उम्मीद कर ली। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि अशोक महान थे और इसी पे हम दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन ये बताओ मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ? इसका जवाब किसके पास होगा? जब इतने महान थे तो मौर्य साम्राज्य जस्ट इनके बाद कैसे खत्म हो गया? लंबा चलना चाहिए था। तो राजा और सिंह दोनों को वीरता शोभा देती है। आपको पता है शेर जब बूढ़ा हो जाता है और शिकार नहीं कर पाता तो क्या कर लेता है? उसकी भूख बहुत बड़ी होती है, शेर सुसाइड कर लेता है। या उसी के ही जो नवयुवक शेर होते हैं मार देते हैं उसको, उसकी हत्या कर दी जाती है। जो नया झुंड का राजा बनता है, आपको पता है ना कि झुंड का राजा कैसे बनता है शेरों का? बहुत हिंसक झड़प होती है। उस झड़प में 2 मेल जब शेर लड़ते हैं तो एक को या तो छोड़ के जाना पड़ता है या मार दिया जाता है। तो जब बूढ़ा शेर हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता है, तो वो भूख से तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। हमारे राजाओं ने जो सीखा है वो सिंह से तो सीखा है। क्यों? क्योंकि सिंह वीरता का प्रतीक है। सिंह जो है ऐसा नहीं है कि अब मैं शिकार नहीं कर पाऊं तो चलो घास खा लूं। सिंह अपने प्राण दे देता है, लेकिन वो किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता। या जो नया राजा आता है वो पुराने राजा को समाप्त कर देता है। तभी उसको सिंह को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा। तो हमारे यहां राजधर्म का मतलब यही था कि वो दंडाधिकारी है, वो मिमिया नहीं सकता। सो कई बार हमारे जो लेफ्ट हिस्टोरियन है, लिबरल हिस्टोरियन है, वो हमारे फैक्ट्स को बहुत गलत तरीके से हमारे सामने रखते हैं। और आज आप पूरी दुनिया में देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अमेरिका करे तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है, इजराइल करे तो मानवता की रक्षा है, अब भारत करे आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। पन्नू भारत के खिलाफ इतना कुछ कर रहा है, एसेसिनेशन केस हुआ, भारत के ऊपर उंगली उठा दी उसने, और एक तरफ अपने आप को भारत का दोस्त कहता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसका स्टैंडर्ड देखिए। और अगर यही आज से 10 साल पहले का भारत होता, डिजायर ले लीजिए सर, डिजायर ले लीजिए सर, हमने नहीं किया सर, हमारे सर मार दिए दोनों गाल पे सर। अभी हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, इधर वो हो रहा है, इधर पाकिस्तान में कल हमने एक निपटा दिया। अब हम कोई डिजायर उजार भेज ही नहीं रहे। वो जितने एलईटी वेलिटी हाफिज सईद वही थे सब गायब है। इधर ये चल रहा है, चलने दो। कनाडा को लगा कि मार के दबा के एकदम खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा भाई कनाडा फनाडा वीजा बंद कर इसका। तो जब देश ताकतवर होता तो अब क्या हुआ? अब बैकडोर से व्यापार बंद, आना जाना बंद, उनकी इकोनॉमी की ऐसी तैसी होने लगी। ऐसे पहले से ऑलरेडी परेशान है। थोड़ा सा हम नरमी से बात करें, ठीक है, थोड़ा सा हम बात करें, झगड़े में क्या रखा है? तो बलवान की बात इस संसार में सुनी जाती है। ये तब भी था, ये अब भी है। इतिहास हमें यही सिखाता है, इतिहास हमें यही सिखाता है कि इस संसार में केवल पावरफुल की बात सुनी जाती है। तो यू शुड बी पावरफुल आइदर इन टेक्नोलॉजी, आइदर इन नॉलेज, आइदर इन इकोनॉमी। माइट इज राइट, आइदर इन एनीथिंग। तो ये बात ध्यान रखना। अभी क्या है, हम पाकिस्तान से नहीं बात कर रहे हैं कि वो हाफिज सईद जी को, हमारे लोग जी लगाते थे। एक तो भाई हम बचपन से पार्ले जी खाते चले आए, तो हमें तो बिस्कुट के आगे भी जी लगाने की आदत है। तो हम
वो जो भारत के दुश्मन है उनके सामने भी हम जी लगाते हैं कि उनको भेज दीजिए, ससुराल है उनकी उनको भेज दीजिए, बहुत दिन से दामाद जी नहीं आए। अरे गए, निपटा के चले आए वहां पे, पता चला आज घर से निकल ही लिए। ठीक है, अभी हम कह रहे नहीं, हमारा दुश्मन है ना, हम तुमसे कहां पूछ, तुमने भेजा था हमारे यहां, मार के चले गए इतने लोगों को, अब हमारी बारी। तो ताकतवर देश वो होता है जो अपनी बाउंड्री से बियॉन्ड जाकर भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। सुबह तुम उठते हो, लश्कर तोयबा फूफा मारे गए, जीजा मारे गए, दामाद चिपका दिया, अनजान हत्यारों ने गोली मारी, ये आपको सुनाई पड़ता होगा रोज। तुम्हें लगा बैठे बिठाए उसी देश में सब निपट जा रहे हैं। यहां इससे पहले हम कसाब जी, हसाब जी, जब जी लगा के तो बिरयानी खिला खिला के हम उनका ट्रायल करा रहे हैं। अरे हमें नहीं जरूरत है, हमारे तो बहुत वैसे भी न्यायपालिका में बहुत काम पड़ा है। देख रहे हो आज अभी फैसला आ गया थोड़ी देर पहले 370 वाला, कई कश्मीर में शांति हो गई, अलगाववादी नेता शांत हो गए, सबको पता चल रहा है कि कश्मीर का विकास हो रहा है, कुछ नहीं करो, चलो एक है ना हमारे यहाँ लिबरलों का गढ़, कोर्ट बैठा हुआ है, चलो केस डालते हैं कि असंवैधानिक था, उसमें भी पूरी पीठ बिठा दी। 5-6 लोगों का कोई काम धाम नहीं है, ये 8-9 साल बाद इनको इतनी खुजली हो रही है, कई जो है इतना टाइम हो गया कि चलो केस खेलते हैं। और एक तरफ देश में गरीब आदमी के पास खाने का पैसा नहीं है, लाखों लाखों रुपए केस लड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। और लड़ भी कौन रहे हैं, जो 25 लाख रुपए हर सुनवाई का लेते हैं। 25 लाख रुपया इकट्ठा कभी गिने हो एक सुनवाई का। और सोचो यहां पे बात चल रही है, वो तो किस्मत अच्छी है कि आज ये आ गया कि हाँ वो संवैधानिक था, मतलब उनसे विकास भी नहीं दिख रहा। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखना। तो ये विश्व ऐसे ही चलता है। तो मैं यह समझता हूं कि अशोक को हम महान तो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत के साम्राज्य का क्या हुआ। और आप इतिहास में आगे जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में एक ऐसा समय काल भी है जहां से इतिहास गायब है। तुम किसी बड़े राजा का नाम मुझे ढूंढ के दिखा दो मौर्य और गुप्त के बीच में, तुम पाओगे कि छोटी छोटी चीजें तो हैं, लेकिन साम्राज्य कहां गायब हो गया। तो इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो सकता है, वो भी जिसने अखंड भारत की नींव रखी, कुछ तो मिसिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अशोक को महान कहा गया 273 से, इनका समय जो था 232 बीसी के बीच में था। तो सबसे पहले इन्हें किसका गवर्नर नियुक्त किया गया था, उज्जैन का। फिर इनको तक्षशिला भेजा गया, वहां पर विद्रोह था, तो तक्षशिला में गए, इनके पिता बिंदुसार का शासन था और वहां पर इन्होंने जाकर रिवोल्ट को दबाया, सप्रेस किया। ठीक है, इतिहासकारों के पास कुछ जानकारियां नहीं है कि इनके उत्तराधिकारी घोषित होने और इनकी राजगद्दी के बीच में 4 साल का गैप दिखाई पड़ता है। जब हमें जो है वो साक्ष्य मिलते हैं कि जब इनको राजा घोषित किया गया और इनका जो वास्तव में राजमुकुट इनको पहनाया गया, इन दोनों के बीच में 4 साल का गैप है। तो कई लोग कहते हैं कि इन्हें अपने भाइयों की हत्या की। ठीक है, तो इतिहास में आप जो कहानी गढ़ना चाहो गढ़ लो, लेकिन याद रखना कहानी भी उसी की सुनी जाती है जो ताकतवर होता है। तो अंग्रेज ताकतवर थे, अंग्रेजों ने हर तरीके से अपने आप को ताकतवर दिखाया, इसलिए उन्होंने जो कहानी कही हम लोगों ने उसको सुन लिया। चलिए, कहते हैं कि कुछ प्रमाण मिले हैं जिसकी वजह से बिंदुसार की डेथ के बाद इसको गद्दी पाने के लिए बहुत भयानक लड़ाई लड़नी पड़ी। यहां तक कि कई लोग कहते हैं इसको अपने भाइयों की भी हत्या करनी पड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी विक्ट्री थी वो कौन सी थी, कलिंग की। ठीक है, कलिंग की विक्ट्री। फिर कहानी तो सुनी होगी, कलिंग वॉर में क्या हुआ, इसका मन बहुत दुखी हो गया और इन्होंने अशोक धर्म अपना लिया, बुद्धिज्म धर्म इन्होंने अपना लिया। ठीक है, और उपगुप्त जो कि बौद्ध विद्वान थे, भिक्षु थे, उन्होंने उपदेश दिया और इन्होंने क्या किया, हिंसा से बहुत दुखी होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, अशोकास इंक्रिप्शन मेंशन द साउदर्न मोस्ट किंगडम्स। तो अशोक का जो साम्राज्य है वो माना जाता है कि
दक्षिण में भी बहुत ज्यादा फैल गया, इसीलिए अशोक का साम्राज्य सबसे जबरदस्त साम्राज्य था। तो कई बार ये भी इवेंट मिलता है कि इतनी जल्दी ये साम्राज्य कैसे नष्ट हो सकता है। इवन तो माना जाता है कि चोल, पांड्य जो सत्यपुत्र हैं और केरला पुत्र हैं, ये सभी कुछ इसके अंतर्गत आते थे। मतलब अभी तक के समय सभी तक ये समस्त जो है, ये चोल, पांड्य, ये सब कुछ दक्षिण भारत के जो महान साम्राज्य थे सब इसके शासन के अंतर्गत आ गए थे। और राज तरंगिणी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर तक, कश्मीर भी किसका पार्ट था? मौर्य एम्पायर का पार्ट था। कश्मीर भी इसके अंतर्गत आ चुका था। और आप देखिए इतना महान था, मतलब दक्षिण भारत में बहुत कम लोग प्रवेश कर पाए। इवन तो मुगल भी अपने सर्वोपरि गोल्डन टाइम में भी दक्षिण भारत नहीं प्रवेश कर पाते, अशोक दक्षिण भारत प्रवेश कर जाते हैं। इधर जो है वो कश्मीर, और कश्मीर क्या बलूचिस्तान में भी इनके जो है वो लिपि का प्रयोग किया गया है। यहां तक अशोक का शासन है, और अशोक के ही जीवन काल खत्म होते होते साम्राज्य क्यों बिखर जाता है जबकि वो प्रशासन में इतने ज्यादा दक्ष थे? तो उसका जवाब हमें यहीं से मिलता है कि सिंह जो है वो दहाड़ेगा ही। वो अगर वेजिटेरियन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। वो अपने नाखून नहीं कटवा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको गरजना ही पड़ेगा। यही राजधर्म है, ठीक है। वो चाहे तुम्हें प्रिय हो या अप्रिय हो, वो राजधर्म है। तो राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। इवन दो नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर, तो नेपाल भी मौर्य एम्पायर का पार्ट था। इतना विशाल साम्राज्य था। तो हमारे यहां महिमा मंडित किया जाता है। अशोक को राजा के रूप में कभी महिमा मंडित नहीं किया गया, उसको क्रूर दिखाया गया है, भाइयों की हत्या करने वाला, ठीक है, कलिंग का पूरी जो जमीन को लाल कर देने वाला। लेकिन अशोक को महान कब बताया गया? जब तलवार रख दी। लेकिन इसका जवाब किसके पास है कि फिर कहां गया इतना महानतम साम्राज्य? इसके बाद कोई भी सम्राट इतने बड़े साम्राज्य पे अपना कब्जा कभी नहीं कर पाया। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना। क्या क्या पढ़ा आज? गुड, बहुत अच्छे नोट्स बना रही हो, शाबाश। और सभी के नोट्स कैसे हैं? ये बच्ची देखो कितना प्यारे नोट्स बना रही है, वंडरफुल। ये देखिए एक पेज के अंदर ये सारा का सारा आ गया। ऐसे ही मुझे चाहिए, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको रख लिए, परमानेंट तुम्हारा हो गया, नहीं तो थॉट कब आएंगे कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है, शाबाश। और कौन है जिसने नहीं बनाया, समस्या आ रही है उसको? वेरी गुड। बीच का वैल्यू कहां है? ये क्या है? वेरी गुड। अच्छा, ये मेरा बर्थडे, थैंक यू सो मच। कल बड़ा जबरदस्त जो है वो फंक्शन आयोजित किया सभी के लिए, बहुत बढ़िया। तालियां, हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत की, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। तो अब गुरुकुल में हम यही काम हमें करना है, खुद को बनाना है, सीखना है। तो इसमें पहला गुण क्या होगा? अभी आज मैंने बताया कि कभी किसी शब्द को, अभी समय है तुम्हारे पास, शब्द को हल्के में मत लो। और मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा कि 2022 और 23 में शब्दों से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कल मेरी यूट्यूब की क्लास देखना। तो इसीलिए जो मैंने बुक अपनी तैयार की है, जो अभी हम बुक लॉन्च कर रहे हैं अपनी, उसका फंडामेंटल वो रिसर्च ही हमारा इसी पे है कि हम 2023 और 2022 का पैटर्न लेके चलेंगे। इसने कई लोगों की जिंदगी उजाड़ के रख दी। ये ऐसा पैटर्न था, हमसे आंसर नहीं ढूंढे जा रहे थे, ऐसे ऐसे सोर्स इन्होंने पकड़े हैं। तो कहां तक पढ़ोगे? पढ़ने की भी तो लिमिट होती है, कहां तक जाओगे, कितना पढ़ोगे भाई? तो ये है कि आप शब्दों के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सब्जेक्ट, किताबें, ये जो सोशल मीडिया पे बातचीत होती है ना, इससे दूर रहिए। जो आज मेरे हाथ में आया वो मेरा हो जाना चाहिए बस, ठीक है। वो हाँ, तुम्हारी कोचिंग में कितने टाइम में सिलेबस कवर होते हैं, ठीक है, ये सब नहीं करना है। हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, मोचा किताब लाया है कि नहीं लाया है, ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारे तो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वो तुमसे ऐसे ही बात करेंगे, कुटुंब को समझाइए, क्योंकि सोशल इश्यूज में ये आपका पार्ट है सिलेबस का। तो कुटुंब से आप क्या समझते हैं? बस आप ऐसे जैसे आज यहां बोले वैसे वहां भी बोलेंगे, फिर जो बोलेंगे तो उसके बाद नहीं, वहां भी वही बोल के आएंगे, फिर आएंगे तो कहेंगे ठीक है,
टेक योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, दरवाजा उधर है, भेज देंगे आपको। तो तीनों स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर दिन अपने आप को जज करो कि मेरी एक्टिविटीज प्रीलिम्स के लिए कहां तक सही हैं, मेंस के लिए कहां तक सही हैं और इंटरव्यू के लिए कहां तक सही। जब आप बोलें, बात करें, किसी के सामने खड़े हों, तो आपका व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। जब क्लास में बात करें तो भी ऐसे ही रहें। सो अलर्ट रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अलर्ट, कहां क्या बात हो रही है। अगर आपने ये गुण सीख लिया, अलर्ट रहना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर तुम्हें लगता है कि कोई कोर्स है। न्यूज़पेपर का मतलब है कि देश दुनिया में जो चल रहा है मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।